स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने टीम 9 को दिए हैं निर्देश। वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ संचालित हो रहा है। ये सीएम की तरफ से कहा गया है। जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य हैं। वैक्सीनेशन का ये उत्साह सतत बना रहे। ब्लॉक को आधार बनाकर गांवों में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है 1 जुलाई से क्लस्टर आधारित पायलट प्रोजेक्ट कार्य योजना लागू हो। 1 जुलाई से सभी जिलों में लागू किया जाए और कोरोना संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। प्रदेश की कोविड रिकवरी दर 98.5% है। प्रदेश ऑक्सीजन जनरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। प्लांट स्थापना से जुड़े कार्यों की सतत समीक्षा की जाए। प्लांट स्थापना को भारत सरकार से समन्वय बनाए रखा जाए। नदियों के जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग की जाए और 24 घंटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन टीमों को एक्टिव रखा जाए। बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर ना हो, ये निर्देश जारी किया गया है। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाए, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, एक बार तफसील से बताइए, टीम 9 के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ निकल कर आया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बैठक की और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना कम हो रहा है उसको लेकर फीडबैक लिया और आगे का दिशा निर्देश भी दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर वृहद अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि 1 जुलाई से इसको और तेज किया जाए और जुलाई में प्रतिदिन करीब 10 से 12 लाख तक का वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्रतिदिन पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हम देखें तो इससे ज्यादा वैक्सीनेशन किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना कम हुआ है और तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं हैं उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेजी के साथ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो टेस्टिंग चल रही है लगातार करीब 2,70,000 के करीब में टेस्टिंग पिछले 24 घंटों में हुई है, उसको लगातार बनाए रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगातार पूरे प्रदेश भर के विभिन्न हॉस्पिटल्स में लगाए जा रहे हैं, सीएचसी में जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि उनको तेजी के साथ अधिकारी उसको मॉनिटरिंग करें और उनको तेजी के साथ पूरा कराएं। और जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको तेजी के साथ पूरा करें। और बाढ़ को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो ऐसे जिलों जहां पर बाढ़ की स्थिति रहती है उसमें पूरी तरीके से एक्टिव रहे और अधिकारी उस पर लगातार नजर बनाए रखें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आम का निर्यात भी होता है, तो इस निर्यात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर तेजी से ध्यान दिया जाए ताकि जो किसानों का रेवेन्यू हो वो बढ़े। इस पर भी अफसर लगातार कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें। तो ये वो मुख्य विषय थे जो आज मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक के दौरान अफसरों के साथ चर्चा की है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। धरने पर बैठे हैं किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने घेराव किया है। भाकियू चंडूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने दिया समर्थन। भारी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। धरने पर बैठे किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने ये घेराव किया है। भाकियू चंडूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने दिया समर्थन। भारी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने घेराव किया है। भाकियू चंडूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने समर्थन दिया है और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने घेराव किया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
धरने पर बैठे किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धरने पर बैठे किसान जिन्होंने आवास विकास का घेराव किया है। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें, न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें गाजियाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धरने पर बैठे किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने घेराव किया है। भाकियू चंदूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने भी इनका समर्थन किया है। भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद की, न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर धरने पर बैठे किसानों ने आवास विकास का घेराव किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने घेराव किया है। भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है। भाकियू चंदूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने दिया है समर्थन। बढ़ते आगे, वाराणसी में लगभग 2 महीनों के बाद एक बार फिर से गंगा में क्रूज का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से नौका संचालन और क्रूज का भी संचालन बंद किया गया था। एक बार फिर से गंगा में क्रूज के संचालन से संचालक और यात्रियों में काफ़ी खुशी है। खास बात यह है कि सभी क्रूज कर्मियों के दोनों वैक्सीनेशन भी कराए जा चुके हैं। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगभग 2 महीनों के बाद एक बार फिर से गंगा में क्रूज का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से नौका संचालन और क्रूज का भी संचालन बंद किया गया था। और एक बार फिर से गंगा में क्रूज के संचालन से संचालक और यात्रियों में काफ़ी खुशी है। और ख़ास बात यह है कि सभी क्रूज कर्मियों के दोनों वैक्सीनेशन भी कराए जा चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर क्रूज का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। 2 महीनों के बाद एक बार फिर से संचालन शुरू किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे इंतज़ार के बाद फिर से क्रूज़ का संचालन हो रहा है। माँ गंगा की लहरों पर हम सब उत्साहित हैं। पूरे विश्व में एक जैसी हालत है, तो काशी भी इससे अछूता नहीं। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालत में सुधार हो और वापस से पर्यटकों से गुलजार हो काशी। ये लगभग 2 महीने से बंद था। 15 अप्रैल के दौरान लगभग बंद हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी इसको फिर से शुरू करने का फ़ैसला लिया है। सभी हमारे क्रू मेंबर, सभी स्टाफ को दोनों डोज वैक्सीन लगवा के, सभी लोगों को वैक्सीनेट करा के, सारे प्रिकॉशंस लेके हम लोगों ने फिर से शुरू किया है। और जैसा कि आपने कहा कि लोगों में काफ़ी अलकनंदा से लगाव है, उसको हम लोग फिर से चालू करके एक सकारात्मक एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। पर्यटन में जो एक नकारात्मकता हो गई थी, तो इससे एक बार शुरू होगा तो टूरिस्ट और आएंगे। ये लगभग 2 महीने। और यूपी के लखीमपुर खीरी में एक नई नवेली दुल्हन की विदाई नाव पर हुई है। जी हां, सुनने में अजीब लगता है लेकिन ऐसा सच में हुआ है। एक दूल्हा जब शादी करके वापस गांव आया तो चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसे में पहले तो 2 किलोमीटर नाव से तब सभी बाराती सामान लेकर गांव के बाहर पहुंचे और उसके बाद गांव में बाढ़ का पानी 4 फुट रहने के बाद हवा भरे ट्यूब पर दुल्हन को घर तक लाया गया। एक रिपोर्ट देखिए। देखा आपने, ये तस्वीरें उस प्यार को बयां कर रही हैं जिसकी खातिर लोग साथ रहने और साथ मरने की कस्में खाते हैं। ये तस्वीरें उस मोहब्बत को दर्शा रही है जिसकी खातिर लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। और हो भी क्यों ना, जब प्यार परवान चढ़ता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और लखीमपुर के फुलबेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां ये दूल्हा अपनी दुल्हनिया से मिलने के लिए इतना बेताब हुआ कि पानी की लहरों के बीच नाव लेकर ही दुल्हनिया को लेने निकल पड़ा। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, लखीमपुर खीरी के थाना फूलबेड़ क्षेत्र के एक गाँव निवासी एक युवक ने आज से करीब 6 माह पूर्व एक सपना संजोया था। सपना उसका यह था कि अपनी दुल्हन को लेकर 6 माह बाद अपने घर आएगा, लेकिन पहाड़ों से आई बाढ़ ने
उसके सपने पर मानो तो पानी फेर दिया हो। लेकिन कुदरत के इस क्रूर कहर से दूल्हे ने हिम्मत नहीं हारी और बारातियों संग नाव लेकर अपनी ससुराल पहुंच गया। इतना ही नहीं, कमर से ऊपर तक के लबालब पानी में परिवार के साथ बारात जाने से पहले रस्में भी निभाई गई। पानी से भरे गलियारों में दर्जनों महिलाएं भी शामिल रहीं, जिसके बाद बारात को रवाना किया गया। वहीं नाव से ससुराल पहुंचे दूल्हे ने दुल्हन के साथ रीति रिवाज से शादी की और उसके बाद अपनी दुल्हनिया को नाव पर ही बिठाकर दूल्हे राजा अपने घर वापस लेकर आए। दरअसल लखीमपुर खीरी में आजकल शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में भी आ चुके हैं। गांव में घर के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसे में तय तारीख पर शादी के लिए बेताब दूल्हे राजा ने एक नए तरीके की खोज कर डाली। बस फिर क्या था, निकल गए अपनी दुल्हन को नाव पर लेने। हैरत तो तब हो गई जब दुल्हन को एक ट्यूब पर बिठाकर गहरे पानी से दुल्हन को नैया पार कराते हुए दोनों ने 7 वचन लिए और कस्में भी खाई। बहरहाल इन दूल्हे राजा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मोहब्बत का जुनून सवार होता है तो कोई मुश्किल, कोई बारिश, कोई दरिया या कोई तूफान रास्ता नहीं रोक सकता। उत्तरी वन विभाग की टीम ने खेती के लिए 72 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया है। वहीं इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि जिले के बिड़गुड़ी वन परिक्षेत्र अंतर्गत भीतररास ग्राम पंचायत के आश्रित भानखार के कुछ लोगों ने 72 हेक्टेयर वन भूमि में साल 2016 से अतिक्रमण किया हुआ था, जहां खेती के लिए मेड़ भी तैयार की जा रही थी, जिसको खाली करने के लिए वन विभाग ने लोगों को पहले भी नोटिस जारी कर किया था और जिसके बाद भी लोग जमीन को छोड़ नहीं रहे थे, जिसके चलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। ये नगरी क्षेत्र ये बिरगुड़ी है। बिरगुड़ी जो हमारे रेंज है वहाँ पे 468 कंपार्टमेंट में पिछले 5 साल से लगातार हर साल एक ऐसे एनक्रोच करके रखे थे। मज़ेदार बात है, इसका ज़मीन को अगर आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होता है ये धानी ज़मीन भी नहीं है कि जहाँ पे आपका धान उग सकता है। और जैसे कल हम जब ग्रामीणों को समझा रहे थे, हमारे वीडियो में है, ग्रामीण बार बार बोल रहे थे कि हमको इसको पकड़ के रखना है, हमको इसको पकड़ के रखना है। मतलब उनका 5 साल से इसको ऐसे मेड़ वेड़ बना के पकड़ के रख रहे थे, जिससे हमारा और शक हो रहा था, जबकि वहाँ पे मेन जमीन पे। और कोरिया के बैकुंठपुर के 48 साल पुराने खाड़ा जलाशय पिछली बरसात में बह गया था और डैम में अधिक पानी भरने और समुचित रखरखाव के अभाव के कारण खाड़ा जलाशय बह गया था। बांध के टूटने से खाड़ा, खोडरी और कसरा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। 9 महीने बीत जाने के बाद भी जलाशय सुधार कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वहीं अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा है कि शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और अभी तक स्वीकृति नहीं आई है, इसलिए काम अधूरा है। बांध बनने के बाद पूरी फसल बह गई। उसके बाद करीब 1 से 1.5 मीटर पूरा मिट्टी भर गया। फिर जमीन भी खोद दिया, खेत को भी खोद कर मिट्टी पूरा पानी ले गया। फिर कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, नेता लोग भी आए थे, सब आश्वासन दिए कि खेत से हम पूरा मिट्टी उठा देंगे, बांध बन जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस साल की खेती को नुकसान हो रहा है कि हम पानी कहाँ से लाएं और न हमारा मिट्टी उठ पाया है। और हम यही शासन से आग्रह करते हैं कि भाई मिट्टी उठा देता तो किसानों को लाभ मिल जाता, खेती जो है कि फसल नुकसान हो गया, पत्थर पहुंच गया और सरकार भी बोले थे कि पत्थर हटा देंगे, बांध भी बंधाया जाएगा इन साल, तो पत्थर भी नहीं हट पाया, ना ही बांध बंधाया। काफ़ी सारा नाराज़ हैं हम लोग। और जो है कि किसान को बोला था कि मतलब कि वो चीज़ मिलेगा मुआवजा, तो उसमें से जिस तरह का मुआवजा हमको मिलना था उस तरह का मुआवजा भी नहीं मिल पाया। धान नुकसान हुआ था और पूरा खेत में पत्थर बांध का जो बह के गया वो पूरा आज तक है।
हटाने के लिए बोले रहे, नहीं हटाए। अब फसल करने के लिए आ गया टाइम, अभी तक कोई हटाने का विचार नहीं बनाए सरकार, और बांध भी अभी तक नहीं बंधाया, फुटा ही है। अब क्या होगा उसमें? मुआवजा मिला था? मुआवजा भी मिला था तो बहुत कम ही मिला था, जैसा नुकसान हुआ था उसके हिसाब से नहीं बनाए। और सुविधा युक्त कॉलोनी का सपना दिखाकर प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर से पूरे कॉलोनी वासी परेशान है। मूलभूत सुविधा तो दूर, कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी के गार्डन और गरीबों के हक के लिए आरक्षित EWS भूमि को नगरपालिका से साठगांठ करके नियम विरुद्ध जाकर खरीदा है। मामला सुनकर आपको बता दें कि सिटी कॉलोनी का है और जहां नगरपालिका के जिम्मेदारों ने अधिकारियों से भी हटकर कॉलोनाइजर से साठगांठ करके ये कारनामा को अंजाम दिया है। कॉलोनी में मकान बेचते समय कॉलोनाइजर्स की ओर से जो नक्शा तैयार किया जाता है वो कई अहम मामलों में नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। बेच दिया है, बाकी लोन लेने में जैसे बैंक में उनको जमा करने में दिक्कत है कि वो ज़मीन अप्रूव्ड नहीं है। ऐसी बातें सामने भी आ रही है, कमर्शियल वाली जगह है उसको भी आवासीय प्लाट करके बेचा गया है। जी, उसमें मकान बन गए हैं। जी, मकान बन गए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है सर, क्या कोई सोनकर सिटी कॉलोनी में जितना भी मतलब कॉलोनी है वो आवासीय प्लाट में कमर्शियल कर दिए हैं। यहाँ सोनकर सिटी के बिल्डर्स द्वारा हमें बोला गया कि सर्व सुविधा रहेगा, लेकिन सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है हमें। कैसे पता चला आप लोगों को? हमको जब मैं ज़मीन दिखाया मुझे कि डाइवर्टेड्स है, फिर मैं उसको लेने गया, फिर बाद में पता चला जब मैं लोन ले गया कि EWS में है, तब फिर मुझे परेशानी हो गया उसमें। बहुत सारे लोग यहाँ के गार्डन की ज़मीन को भी खरीदे हैं। गार्डन ज़मीन हमें बताया गया कि गार्डन नहीं है, फिर बाद में पता चला कि गार्डन ज़मीन है, तो हमें परेशानी है। EWS सबसे पहली बात ये बता दूं कि जो ज़मीन है मेरे नाम से नहीं है, मेरे लड़कों के नाम से है, सबका कारोबार अलग अलग है। तो EWS ज़मीन में यदि मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि EWS ज़मीन को बेच दिए, तो बेचने का काम कोई भी ज़मीन को बेचने का अकेला नहीं होता है, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया है कि उसके लिए हमको नगर पालिका से मिला है, NOC मिला है बकायदा बेचने का, और एक का भी हमारे पास, एक का भी रजिस्ट्रार साहब के पास गया है। और ज़मीन एक आध प्लाट होता तो बिक जाता, उसमें तो 100 एकड़ की ज़मीन है। उस बीच में जब अवैध काम हो रहा है, गलत हो रहा था, रोक लगना था, उस बीच में कहीं पर रोक नहीं लगा। EWS मामले में ऐसा है कि जो गरीबों के लिए आरक्षित भूमि था EWS, उसको नगर पालिका के नाम से रजिस्ट्री करानी थी, जो कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है, और प्रोवाइडर श्याम बिल्डकान के द्वारा अवैधानिक तरीक़ा से दस्तावेज प्रस्तुत प्राप्त कर उनको बेच दिया गया है। उसके लिए जो नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके परिजनों का भी नाम सामने आ रहा है। हाँ, उनके परिजन के भी नाम उनमें शामिल है। कुछ साल पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट खरीदने की बात की, तो कॉलोनाइज़र के द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छे से सब्ज बाग दिखाया गया था, और ये कहा गया था कि आप लोगों को सर्व सुविधा युक्त जो है कॉलोनी दी जाएगी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, नाली और गार्डन, मंदिर इत्यादि हर चीज़, हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएगी। परंतु आज विगत कई वर्ष बीत चुके हैं, शासन प्रशासन से कई बार शिकायतें करने के बावजूद आज हमें किसी भी तरह की कोई सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं। राजनांदगांव में नदियों का संवर्धन करने और जल संरक्षण का संदेश लेकर हर महीने के प्रदोष पर द ट्रायो और हिंदू युवा मंच की ओर से आयोजित होने वाले शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया गया। विधायक छन्नी चंदू साहू और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल मनिकपुरी समेत स्थानीय लोगों ने यहां पर शिरकत की और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा की आरती कर नदियों में जल की उपलब्धता बरकरार रहने की कामना की। वहीं भगवान भोलेनाथ की महाआरती करते हुए देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना के साथ कोरोना खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। आज माँ गंगा दशहरा पर्व है, इसलिए मैं देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी। और माँ गंगा की तरह हमारी शिवनाथ नदी है, जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है, छत्तीसगढ़ की धरोहर है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो शिवनाथ नदी के माध्यम से
करोड़ों जनसंख्या को वहाँ पेयजल की सुरक्षा देती है, पेयजल देती है, साथ ही साथ अन्न प्रदान करने में भी बहुत बड़ा सहयोग रहती है। जो बात आज ये कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ निकली है, जो मांग कही गई है कि वाकई में यहाँ स्थल हम धार्मिक के रूप में यहाँ परिवर्तन अच्छा से मतलब होना चाहिए, तो मैं यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से आश्वासन देना चाहूँगी कि निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री से एवं सीएम साहब से बात करके जो आज मांग किया गया है वो काम करवाने के लिए प्रयास करूँगी। कांकेर में वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने कई घरों को तबाह कर दिया है। हाथियों के आतंक से भाग रहा युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला ईरा गांव का है। जगदलपुर में एक दिन पहले बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया, तो दूसरी ओर से कांग्रेस की ओर से बीजेपी को उकसाने का आरोप लगाते हुए महिलाओं से छेड़खानी और गाली गलौज की बात कही गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी के नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि अगर बीजेपी के नेता 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वैधानिक लड़ाई लड़ेगी। हम सबका दायित्व, हम सबका कर्तव्य, पूरे कांग्रेस परिवार का कर्तव्य और आप सबका भी कर्तव्य है कि बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में और पूरे बस्तर संभाग में अमन, चैन, शांति, आपसी भाईचारा, सद्भावना कायम रहे। एक अच्छे नागरिक हैं, अपनी पहचान हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके आचरण से होती है। पत्रकार वार्ता का मतलब होता है पत्र वार्ता, पत्रकारों के साथ एक चर्चा। हम जनरली कोई भी इशू को उठाते हैं और आपके सामने पूछना है, आप बीच में पूछ सकते हैं। बढ़ते आगे, मुंगेली जिले के तरई गांव में भूमाफियाओं ने विकास कार्य के नाम पर ली गई मुरुम खनन अनुमति के आड़ में अनिल बिल्डकॉन ने गांव में 25 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से खोद डाला है। रोजाना मुरुम उत्खनन कर आसपास के क्षेत्रों को खोदा जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। आलम यह है कि गांव के चारों तरफ तालाब नुमा बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो कि जानलेवा तो हैं ही, खनिज संपदा का दोहन भी है। और ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं पर न सिर्फ खनिज विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मेहरबान हैं, बल्कि ये गोरख धंधा राजनीतिक संरक्षण के कारण फल फूल रहा है। बहुत ज़्यादा हो गए और बिना सोचे विचारे लेगा थे, गड्ढा कर दिए, जानवर भी गिर सका थे, आदमी गिर सका थे, रोड भी की कोई गति नहीं है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, मनमानी चल रहा है। जगह जगह बेजा कब्जा के कोई कहे तो एक तो जानवर आ जाके व्यवस्था नहीं है। तुम शिकायत कर रहे हो? शिकायत भी कर रहे हैं ओकर बारे से तो कोई तबक नहीं है जी। ये अवैध खनन अनिल बिल्डकॉन द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर 25 एकड़ भूमि में, जो कि कहीं कहीं जहाँ पाया वहाँ गड्ढा कर दिया और पूरा अवैध खनन, और एक रोड बनाने के लिए एक रोड का बलि दिया गया। हम लोग इसके पूर्व में जिला युवा कांग्रेस और ग्रामीण जन मिल के कलेक्टर महोदय और खनिज विभाग को जानकारी दिए हैं, और उसका आज तक कोई भी जांच नहीं हुआ है। और हम लोग इतना त्रस्त हैं, ग्रामीण इतना त्रस्त हैं, रोड कहीं कहीं पूरा गड्ढा हो गया है पूरा। और हम सभी अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।